रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव के करीब आते ही दिल्ली में जाट नेताओं से शाह ने की मुलाकात। इन मुद्दों पर हुई बात। संजीव बलियान को बताया छोटा भाई। पहले चरण के चुनाव में भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशियों के कील कांटे दुरुस्त करने की नियत से पश्चिमी क्षेत्र के 14 जनपदों के करीब 400 जाट बिरादरी नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान वक्ताओं ने उनके समक्ष केंद्रीय सेवाओं में जाट बिरादरी को आरक्षण, यूपी में 14 दिन में गन्ना मूल्य भुगतान में देरी पर ब्याज, केंद्रीय सरकार में किसी जाट के कैबिनेट मंत्री नहीं होने जैसे मुद्दे उठाए। दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर आयोजित बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जाट समुदाय की भाजपा हमेशा रेडी रहेगी और वह समाज के लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको निराश नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर संजीव बलियान केंद्र में कैबिनेट मंत्री भले ही ना हो, लेकिन वे मेरे छोटे भाई जैसे हैं और ये केंद्र में कैबिनेट मंत्री से कम नहीं है। न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो। अमित शाह के ऑफर पर जयंत चौधरी ने दिया जवाब। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा को ट्वीट के जरिए जवाब देते हुए कहा कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 ज्यादा किसान परिवारों को दे जिनके घर उजाड़ दिए। जयेंद्र ने कहा कि छात्रों के साथ हिंसा देश के भविष्य पर वार है। कृषि आंदोलन के दौरान जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हुआ है उसे कैसे भुलाया जा सकता है। जयंत चौधरी ने कहा कि हमने गलत राह नहीं चुना है, बल्कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान वोट की चोट से भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। जाटों को आरक्षण और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग पहले भी जाट समाज उठा चुके हैं। बावजूद इसके चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग को भाजपा सरकार ने अनसुनी की है। युवाओं सिर्फ वोट दो, 18 से 40 साल तक के नेताओं को टिकट देने में बीजेपी फीसदी, सपा बसपा लॉलीपॉप दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी, सपा बसपा और कांग्रेस ने 662 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की है। इनमें से 18 से 40 साल के 110 कैंडिडेट्स हैं, यानी सिर्फ 16%, जबकि वोट देने वालों में इसी उम्र के वोटर 50% हैं। राजनीति में जब इन्हें फ्रंट फुट पर भेजने की बारी आती है तो पार्टियां दुम दबा के निकल लेती हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसने 37% युवाओं पर भरोसा किया है। बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी की है। इसमें 193 नाम नेताओं के हैं, जिसमें 19 नाम ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच है। ऐसा बीजेपी का दावा है कि हालांकि हम 18 ही तलाश पाए हैं। सपा के सिर्फ 195 में 23 युवा कैंडिडेट्स, लेकिन 12 तो नेपोटिज्म वाले हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने कुल मिलाकर 195 नामों की घोषणा की है। इनमें से सिर्फ 23 कैंडिडेट्स के युवा होने का दावा गठबंधन का है। हालांकि हम 19 को ही पहचान पाए हैं। इनमें 12 ऐसे हैं जो हमने अपने परिवार के चलते टिकट पा गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कुल 108 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें मात्र 11 युवाओं को मौका दिया गया है। कांग्रेस की पहली सूची में 125 नाम थे, जिनमें से 26 युवा नेता थे। दूसरी लिस्ट में 41 नाम है, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस द्वारा 166 नामों की घोषणा कर दी गई है। बिजनौर में सीएम योगी 3 विधानसभाओं का लेंगे सियासी जायजा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बिजनौर जिले के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि बिजनौर जिले में सुबह 11 बजे सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचेगा। सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले महीने यानी फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और तैयारियों में जुट गया है। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से बिजनौर पहुंचेंगे। सबसे पहले पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। इसके बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और एक निजी बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे। इस दौरान सीएम योगी पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों को जीत का मंत्र भी देंगे। इसी सिलसिले में बुधवार को जिले के डीएम और एसपी ने आला अधिकारियों के साथ सीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेते हुए अस्पताल का निरीक्षण किया था। इसके साथ ही निजी बैंक्वेट हॉल का भी जायजा लिया गया था।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले, सपा सरकार में लोगों ने बेटियों के नाम रख लिए थे बिजली, आखिर अखिलेश के किस वादे पर कसा तंज। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे पर तंज कसा है। शाहजहांपुर के शहर विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होने पर कहा, सपा की सरकार में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। कई दिन तक बिजली न आने की वजह से लोगों ने अपनी बेटियों के नाम ही बिजली रखना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें ये शब्द याद रहे। उन्होंने कहा कि सपा में सिर्फ गुंडा माफिया को ही संरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे पर तंज कसा। सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले वो इतिहास है, इतिहास ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी। प्रदेश की पहचान सफाई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास है और इतिहास ही रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 100 सीटों की मांग करने वाले अखिलेश के चाचा शिवपाल एक सीट पर क्यों सिमटे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद जिस तरह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव केवल एक सीट पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, ये राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंत नगर विधानसभा सीट से सपा गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो सपा के साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं। इस सीट से शिवपाल के बेटे आदित्य के चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आदित्य के चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम हो गई। कोई राजनीतिक विशेषज्ञ ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार चुनाव से पहले 100 से अधिक सीटों की मांग करने वाले शिवपाल केवल एक सीट पर कैसे मान गए। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद शिवपाल सिंह यादव की पार्टी पीएसपीएल के नेता और कार्यकर्ता भी सत्ते में बने हुए हैं, लेकिन कोई भी कुछ खुल करके बोल पाने की स्थिति में नहीं है। खुद पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल भी अपने भतीजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अगर नजर डालें तो पाएंगे शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने पिछले साल से ही जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओवैसी ने जारी की प्रत्याशियों की 6वीं लिस्ट, 8 उम्मीदवारों को दिया टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए विभिन्न दलों और गठबंधनों की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी करने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा आदि के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के बैनर तले प्रत्याशियों की 6वीं लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 8 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश के 5 जिलों के अंतर्गत आने वाली 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने कुछ छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर नया गठबंधन बनाया है, जिसे भागीदारी परिवर्तन मोर्चे का नाम दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के बैनर तले कांठ मुरादाबाद, ग्रामीण मुरादाबाद शहर, हसनपुर, अमरोहा, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, आर्यनगर और सीसामऊ दोनों कानपुर नगर सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए अपना अलग मोर्चा बनाया है। उसी के बैनर तले उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश की मुसलमान वोटरों पर है। यदि मुस्लिम मतदाता उन पर भरोसा जताते हैं तो ओवैसी की पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियों को बड़ा चुनाव नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी को उसके घर में घेरने की तैयारी, पीएम मोदी की काशी के लिए सपा, सुबह सपा और टीएमसी की साझी रणनीति, पिछड़ा वर्ग के साथ मुस्लिम बंगालियों पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद्य गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी और
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को उसी के घर में ही घेरने के लिए सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। सपा और सुबह सपा की रणनीतिकारों का कहना है कि वाराणसी में भाजपा को घेरने से उसका राजनीतिक लाभ हमें यहां के साथ ही पूर्वांचल की अन्य सीटों पर भी मिलेगा। इसके साथ ही मतदाताओं के बीच एक अलग माहौल भी बनेगा। सपा, सुबह सपा और टीएमसी के रणनीतिकार पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और बंगाली मतदाताओं पर फोकस करके चल रहे हैं। इसके तहत शिवपुर विधानसभा से सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। राजभर का दावा है कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के सहारे वह ऐसा माहौल बनाएंगे कि भाजपा नेताओं के लिए वाराणसी ही नहीं पूर्वांचल भर में स्थिति असहज हो जाएगी। वहीं शहर दक्षिणी विधानसभा से सपा, सुबह सपा और टीएमसी की आपसी सहमति से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का असर अब साफ दिख रहा है। तारीखों की घोषणा के बाद अब सारे दलों की सक्रियता बढ़ गई है। तैयारी और दावेदारी का अंतिम चरण में प्रवेश हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से राजनीतिक दलों के शब्दों के बाण भी तेज होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, दोनों के बीच काफी खींचातानी का दौर भी चल रहा है। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 139 विधानसभा सीटें। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 211 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मिल रही हैं 22 सीटें। बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 31 विधानसभा सीटें। अन्य को यहाँ पर मिल रही हैं 00 विधानसभा सीटें। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव, या फिर मायावती बनाएंगी अपनी सरकार। क्या दिखेगा कांग्रेस का पंजा? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि पहले नंबर पर कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।